वहां तक आवाज देर में पहुंच। चलो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज शेल। ठीक है जी, मतलब क्या है इसका, एक स्फेयर है अंदर से खाली, उसे शेल बोलते हैं ना, जैसे बॉल, मान लो मेटल की बॉल है लेकिन अंदर से खाली है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको पेपर में डेरिवेशन आती है इसकी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 जगह निकालनी होती है पेपर में। फर्स्ट आउटसाइड द शेल, सेकंड ऑन द शेल, थर्ड इनसाइड द शेल। ठीक है, बाहर, ऊपर, अंदर। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका रेडियस है आर, बड़ा आर, कैपिटल आर इसका रेडियस है, ओ इसका सेंटर है। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ना ऐसे बाहर, ऐसे प्लस है तो बाहर की तरफ निकलेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मान लेते हैं भाई चारों तरफ निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पेयर है तो चारों तरफ बराबर बराबर निकलेगी। तो मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है बाहर, ये बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो और भी दूर तक जा रही होगी। मान लेते हैं बाहर कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है P, जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है R। समझ रहे हो, सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है R। हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वो बाहर वाले सरफेस पर। अब अंदर अगर स्फेयर है तो बाहर वाली सरफेस भी स्फेयर ही बनेगी, है ना। जैसे कल हमने किया था भाई, सिलेंडर जैसी वायर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिलेंड्रिकली आएगी, चारों तरफ बराबर बराबर। अब बॉल है तो बॉल से बराबर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, उसके सरफेस को ज्वाइन करेंगे तो ये सारा भी कैसा आएगा आपका, स्फेरिकल। तो ये हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाल लेना तो ये सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि वो भी तो स्फेयर ही है ना पूरा सरफेस। तो हमें निकालना है पहले P पॉइंट पर। तो केस वन आप कर रहे हो, केस वन एट अ पॉइंट P आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं फ्लक्स। आपने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने लिखा यानी कि फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब मैंने आपको बताया था, याद है एरिया वेक्टर क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर ही निकलता है ना। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल नहीं बना ना, दोनों एक के ऊपर एक आ रहे हैं, इसी में से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल रहा है, इसी में से एरिया भी निकल रहा है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट हटाकर क्या लिखा दोगे, cos 0 डिग्री, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो हमें पता ही नहीं हो तो निकालना ही है, एरिया तो पता है ना। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक की निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, P पॉइंट पे। तो एरिया किसका लेना पड़ेगा, इस पूरे का, बाहर वाले का। जैसे कल हमने सिलेंडर का लिया था, हमने बाहर तक का लिया था ना पूरा एरिया। तो ये पूरे इस P पॉइंट का, मतलब इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना, एरिया लेना है आपको। ये स्फेयर है ना, बाहर क्या बन रहा है सरफेस, ये पूरा ऐसे ज्वाइन कर देना आप चाहे तो, ये बाहर ऐसे ज्वाइन कर देना। तो ये जो बाहर है ये भी स्फेयर ही बन रहा है। स्फेयर का एरिया क्या होता है, हाँ 4πr स्क्वायर। स्फेयर का एरिया का क्या फॉर्मूला, 4πr स्क्वायर। अब ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है, कहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जा रही है, बाहर तक जा रही है ना। तो डिस्टेंस कौन सा लोगे आप, ये वाला आर, ये वाला लेना आर, ये मत ले लेना। अगर तुम ये ले रहे हो तो तुम खाली इतने का ले रहे हो एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर तक जा रही है ना। तो आप देखना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया कवर कर रही है, इधर P पॉइंट पे बाहर तक का। तो आप ये वाले सरफेस का एरिया लेंगे, यही बड़ी दिक्कत वाली बात है, बच्चा बड़ा आर लगा देता है यहाँ, आप पूरी डेरिवेशन गलत हो जाती है आगे। तो एरिया क्या ये इसको देख के लेना, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तक जा रही है तो एरिया में 4π ये वाला लेंगे आर। वो सोचते हैं तो बड़ा आ रहा है तो ये बड़ा होगा, यहाँ पे ये बड़ा है ना जो डिनोशन है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया क्या होगा, 4πr स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तक जा रही है तो एरिया बाहर वाला होगा। अच्छा, फिर हम इसको छोड़ देंगे ना पहली इक्वेशन करके। फिर आपको याद है, फिर हम गॉस लॉ लगाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स कितना होता है बच्चों, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स तो हम फिर क्या करते हैं, ये भी फ्लक्स वो भी फ्लक्स इक्वेट कर देते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे, ये Q को हटाना है। अब आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चे, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। यहां से अगर Q निकालें तो कितना आएगा,
सिग्मा इंटू एरिया, ये एरिया ऊपर चला जाएगा ना, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, सिग्मा इंटू एरिया, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा और दूर से, हल्का 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 हल्का, कोई थोड़ा सा वो सपोर्ट दे देगा। देखो तो यहाँ से सिग्मा कितना, ये ठीक है, सिग्मा क्या हुआ, चार्ज अपॉन एरिया, तो एरिया ऊपर गया, तो क्यू क्या निकला, सिग्मा इंटू एरिया। अब जरा यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, अब मैं ये क्यू को हटा रहा हूँ, क्यू को हटाकर मैं क्या लिख रहा हूँ, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी एक एरिया आ गया, अब ये एरिया है सिग्मा के लिए, यानी कि चार्ज के लिए। चार्ज कहाँ है, चार्ज यहाँ है कि यहाँ, चार्ज तो इस पे है ना, वहां वो तो हवा है, वहां तो है ही नहीं, चार्ज तो बॉल के ऊपर है ना, चार्ज कहाँ है, बॉल के ऊपर। तो यहाँ पे जो चार्ज का एरिया लेना है बच्चों, वो ये वाला एरिया लेना है, बॉल का एरिया, कि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, बॉल के ऊपर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, बॉल की। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी ना हवा में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया बाहर तक लेना है, और यहाँ पे एक और एरिया आ गया, ये जो एरिया लेना है आपने वो फिर से 4πr², लेकिन यहाँ पे आर लेना है ये वाला, क्योंकि चार्ज तो इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी होगी, तो एरिया भी इसी का ही होगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया लेना है 4πr², तो ये हो गया आपका फ्लक्स, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों को इक्वेट कर देना है, फ्रॉम 1 and 2, ये भी फ्लक्स है वो भी फ्लक्स है, दोनों इक्वल होंगे, तो दिस इज इक्वल टू दिस, E इंटू 4πr², E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 4πr² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके आरएचएस को इक्वेट कर दिया ना, एलएचएस सेम थे। देखो 4π से 4π कट गया, हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नीचे चला जाएगा ना r², तो फॉर्मूला हुआ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बड़ा r² डिवाइडेड बाय छोटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, याद हो गया ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² बाय स्मॉल r²। तो इसमें दो बातें याद रखनी, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एरिया लेना है वो ये वाला लेना है, चार्ज में जो एरिया लेना है वो, चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो चार्ज के लिए शेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बाहर तक जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाहर वाला रेडियस ले, ठीक है। तो क्या करा हमने, पहले फ्लक्स निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया से, एरिया का फॉर्मूला 4πr² लगाया, फिर हमने फ्लक्स निकाला गॉस से, गॉस का क्या कहता है, फ्लक्स का फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q फिर हमने यहाँ से हटाया सिग्मा से, सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय एरिया, तो चार्ज हुआ सिग्मा इंटू एरिया, तो चार्ज को हटाया सिग्मा इंटू एरिया लिखा, एरिया का फॉर्मूला लगाया 4πr², क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे फैला हुआ है। अब ये भी फ्लक्स वो भी फ्लक्स, दोनों का एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस को इक्वेट कर दिया, 4π कट गया, आर नीचे चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ गया। ये एक केस है, बाकी दोनों केस आसान है इसके। केस टू एट अ पॉइंट ऑन द शेल, एट अ पॉइंट ऑन द शेल, अब शेल के ऊपर, अब मान लो ये P पॉइंट उठा के मैं सरफेस पे ले आऊं, पहले P पॉइंट बाहर था ना, अब मैं अगर उठा के यहाँ ले आऊं तो क्या होगा, अगर ये P पॉइंट, मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अब ये P पॉइंट उठा के वहां से मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये छोटा आर है ना और ये बड़ा आर है, दोनों इक्वल नहीं होंगे, P पॉइंट से सेंटर तक ये आर होता है ना, अगर ये P पॉइंट यहाँ चला आया तो आर ये बन जाएगा ना, तो बड़ा आर और छोटा आर इक्वल हो गए ना फिर तो एट अ पॉइंट ऑन दी शेल कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, तो उसी फॉर्मूले से दोबारा डिराइव नहीं करना, इसी में बड़े आर को छोटे आर डाल दो, तो यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, कैपिटल आर को हटाकर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर, तो यहाँ भी स्मॉल आर रहने, कट गए ना दोनों, कैपिटल आर को हटा के स्मॉल आर लिख दिया, दोनों कट गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑन दी शेल का ये फॉर्मूला आया, समझ, सिंपल है। तो ये अगर ये P पॉइंट आके यहाँ ले आते हो तो वो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा आपका, वो डिस्टेंस और रेडियस बराबर हो गया, तो जब बराबर हो गया तो दोनों कट गए, यहाँ बड़ा आर छोटा आर बराबर और कट गए फिर तो, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका ऑन दी शेल का आंसर आ गया। अब केस 3, लास्ट केस, इनसाइड द शेल, पेपर में ये तीनों केसेस दिखाने होते हैं, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, अंदर, यहाँ लिख देना एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल, अब शेल के अंदर, अब मैं इस P पॉइंट उठा के अंदर ले जा रहा हूँ, यहाँ हवा में, ये खाली है ना, खाली था ना अंदर बॉल, अब अंदर ले गए, अंदर तो खाली है, तो अंदर एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल चार्ज कितना है, 0, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, जब अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर मैं चार्ज को 0 डाल दूं तो सिग्मा भी कितना हो जाएगा,
चार्ज को जीरो डालो, जीरो बाय एरिया क्या होगा, जीरो, सिग्मा ही जीरो हो गया। सिग्मा को यहाँ जीरो डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ जाएगा, जीरो। चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें, अगर सिग्मा की वैल्यू आप जीरो पुट कर देते हो, जीरो बाई समथिंग क्या होगा, जीरो। तो इनसाइड द शेल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेक्निकली बात करें अंदर क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि देखो ये प्लस वाला है, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएंगे ना चारों तरफ से, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट इफेक्ट। तो इनसाइड अ हॉलो शेल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब अगर आप, ये अगले चैप्टर में है वैसे, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, ऊपर से बिजली कड़की, तो आपको करंट नहीं लगेगा, गाड़ी के सरफेस पे ही चार्ज रहेगा, आपके ऊपर तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। अगर आप पेड़ के नीचे खड़े हो या हवा में हो, बिजली कड़क के आई, तो उससे आपको ऊपर करंट लग जाएगा। पहाड़ में ज्यादा होता है ना, बिजली कड़कती है, आदमी जल गया, पेड़ जल जाता है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे। लेकिन अगर आप कार के अंदर बैठे हो, तो मेटल के सरफेस पे ही चार्ज रहेगा, अंदर आपको बचाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इनसाइड अ hollow cavity there is no electric field, inside a shell the electric field is zero। तो वहां तक चार्ज नहीं पहुंचेगा, चार्ज जीरो तो सिग्मा भी जीरो, सिग्मा जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है ना, सिग्मा यहाँ डालोगे जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहले आउटसाइड निकालना, फिर ऑन द शेल निकालना है, फिर इनसाइड निकालना है। इनसाइड और ऑन द शेल तो आसान है ना, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, पॉज कर दो। हाँ अगर आउटसाइड इस तरह ये लिया है और हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, हमें आउटसाइड याद नहीं है, तो ये जो सेल है ये एज अ पॉइंट स्टार्ट भी तो कर सकते हैं, तो हम KQ/R² वाला भी लगा सकते हैं ना, अगर हमें लाइक हाँ लगा सकते हो।